हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज थोड़ा गला भी खराब है तो आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी आपको। आज जनरल साइंस विषय में ही हम जो कि रीट पटवार सभी वैकेंसी के लिए जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इनको बोला जाता है। बात करते हैं हम मनुष्य के शरीर में जो कि ऊतकों से मिलकर बना है, ऊतक अंग तंत्र, और इस तंत्र से जो है अलग अलग तंत्रों से मिलकर हमारा क्या बना? शरीर बना। इसी ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में अलग अलग प्रकार की जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये जो ग्रंथियां हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की मानी गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की मानी गई है। पहली जो ग्रंथि है उनको बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। क्या बोला जाता है? बहिस्रावी ग्रंथि इनको बोलते हैं। इंग्लिश में यदि बोला जाएगा तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनको हम बोलेंगे। बहिस्रावी जो ग्रंथि है, इन ग्रंथियों में जो पदार्थ स्राव होता है, इस पदार्थ को स्रावित करने के लिए जो है नलिका की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? नलिका, मतलब ट्यूब टाइप की कोई स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में जो है इन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्राव होता है वो बहता है और पूरे बॉडी तक, पूरे शरीर तक जो है पहुंचता है, शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। समझ में आ रही है बात? बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, इन ग्रंथियों से स्रावित जो पदार्थ है वो नलिका के माध्यम से जो है स्रावित होता है, इसलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका युक्त ग्रंथियां। इनको नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका युक्त ग्रंथियां। बात आगे समझ में इतनी? यदि मैं उदाहरण की बात करूं, एक्सोक्राइन जो ग्रंथि है इनका यदि उदाहरण की बात करूं कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे हमारी यकृत ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो ये भी कैसी है? बहिस्रावी है। यदि मैं यहां पर बात करूं जठर ग्रंथि की, तो ये भी कैसी है? ये सभी जो ग्रंथियां हैं, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सभी जो ग्रंथियां हैं ये बहिस्रावी ग्रंथि हैं। कैसी है? बहिस्रावी, अर्थात इनके माध्यम से जो भी पदार्थ का स्राव किया जाता है, वो जो पदार्थ है वो पदार्थ जो है एक नलिका के माध्यम से क्या होता है? स्रावित होता है। इन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्राव होता है उसको हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन ग्रंथियों से स्रावित जो पदार्थ है उस पदार्थ को रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रस बोला जाता है। जैसे जठर रस आया समझ में? तो क्या बोला जाएगा? रस बोला जाएगा। इतना आपको इन ग्रंथियों के बारे में याद रखना है। अगले पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड जिनको बोला जाता है। एंडो मतलब अंत है, ठीक है। ये जो ग्रंथियां हैं इनके लिए किसी भी पदार्थ की, इनसे जो स्रावित पदार्थ है उस स्रावित पदार्थ के लिए किसी भी जो है नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात बिना नलिका के ही ये जो पदार्थ है वो हमारी बॉडी में स्रावित होता है और रक्त के माध्यम से जो है आवश्यक अंग तक पहुंचने का कार्य करता है। इसलिए इनको बोला जाएगा नलिका विहीन ग्रंथियां। कैसी?
नलिका विहीन ग्रंथि। कैसी? नलिका विहीन ग्रंथि इनको बोला जाता है। बात आ रही है समझ में? नलिका विहीन ग्रंथि बोला जाता है। यदि इसके भी यदि मैं एग्जांपल की आपसे बात करूं, अंतःस्रावी ग्रंथि का यदि एग्जांपल की यदि मैं आपसे बात करूं तो उसमें है अग्नाशय ग्रंथि। आप बोलोगे सर ऊपर भी लिखा है। जी लिखा है मैंने, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यदि मैं यहां पर लिखूं पीयूष ग्रंथि तो गलत होगा क्या? नहीं होगा, है ना, ईटीसी। ठीक है, ये कैसी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। अर्थात इनसे जो पदार्थ सीक्रेशन होता है उस पदार्थ के लिए जो है किसी भी नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। इन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित होता है, स्रावित पदार्थ, इन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित होता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। क्या? हार्मोन बोला जाता है। जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। बात आया समझ में? तो इन ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित किया जाएगा उसको हम हार्मोन बोलेंगे, और वही स्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित किया जाएगा उसको हम रस बोलेंगे। ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, इसलिए आपको याद रखना होगा। और लास्ट जो ग्रंथि है वो कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि। कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि जो है वो बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है, अर्थात दोनों का मिला जुला रूप जो है वो कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि। यदि इसके मैं एग्जांपल की यदि मैं बात करूं तो वो इंपॉर्टेंट है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय जो ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से अग्नाशय भी होगी। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है एक प्रकार की कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। ये आपको याद रखनी है। बात समझ में आ रहा है? तो 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। हम जिनको पढ़ेंगे वो कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं मिटाता हूं इसको, ठीक है, मिटा देता हूं। मिटा दूं क्या? मिटा दो सर, मिटा देता हूं। अब देखते हैं यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के हम बारे में यहाँ पर बात करेंगे आज। पढ़ते जाइए, कुछ नहीं है, रेगुलर पढ़ते जाइए, सब कुछ आसान है। हाँ, संदीप माहेश्वरी का डायलॉग है ना, सब कुछ आसान है। भाई बंदा कहता तो सही है लेकिन मानते नहीं है हम उसकी बात। 5 मिनट का मोटिवेशन तगड़ा होता है वो। ठीक है, चलो बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। यदि मैं यहां पर बात करूं, अंतःस्रावी जो शब्द है, इंटरनल सीक्रेशन जो शब्द है, अंतःस्रावी शब्द इंटरनल सीक्रेशन, इंटरनल सीक्रेशन, ये जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले जिसने दिया था वो कौन है? क्लॉड बर्नार्ड। क्लॉड बर्नार्ड, इन्होंने जो है सबसे पहले अंतःस्रावी शब्द को जो है इन्होंने दिया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यदि बात करूं मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो अध्ययन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन
एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। यदि मैं बात करूं यहां पर फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, यदि मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जो कहे जाएंगे वो कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार किया था, याद है भाई? थॉमस एडिसन फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ये दूसरे वाले एडिसन है, ठीक है, वो वाले नहीं है जो मैं बोल रहा था। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन। इतनी बात आगे समझ है। यदि मैं यहां पर बात करूं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एक पदार्थ स्रावित किया जाता है, उस पदार्थ को हार्मोन बोलते हैं। यदि मैं बात करूं हार्मोन शब्द से पहले, शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो वो कौन है? स्टर्लिंग। कौन सा? स्टर्लिंग। इन्होंने हार्मोन को जो है उत्तेजक पदार्थ कहा। क्या कहा? उत्तेजक पदार्थ, याद रखना है आपको, ठीक है। हार्मोन शब्द किसने दिया? स्टर्लिंग ने दिया। अगला जो पॉइंट है उसकी यदि मैं बात करूं, सबसे पहले खोजा जाने वाला हार्मोन, एग्जाम में आ सकता है, नहीं आ सकता है क्या भाई? आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? सबसे पहले जो आया है, सबसे पहले खोजा जाने वाला हार्मोन कौन सा है बच्चों? सिक्रेटिन। कौन सा? सीक्रेट है इसलिए क्या है? सिक्रेटिन, याद रखना, ठीक है। सिक्रेटिन। खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? इसकी जो खोज है स्टर्लिंग की, सॉरी सिक्रेटिन की, ये देखो भाई गड़बड़ हो जाता। सिक्रेटिन की जो खोज है वो की थी स्टर्लिंग और वेलिस ने। किसने? स्टर्लिंग और वेलिस ने इस जो सिक्रेटिन हार्मोन की जो है वो क्या की थी? खोज की थी। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंतःस्रावी शब्द किसने दिया? क्लॉड वर्नोन ने। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। बात करूं हार्मोन शब्द किसने दिया? तो वह स्टर्लिंग, जिन्होंने उत्तेजक पदार्थ भी कहा। और सबसे पहले खोजा जाने वाला हार्मोन क्या है? सिक्रेटिन। सीक्रेट है, सबसे पहले खोज के निकाल दिया। किसने खोजा? स्टर्लिंग और वेलिस ने। किसने? स्टर्लिंग और वेलिस ने। इतना आपको याद रखना है। हम जनरल पढ़ रहे हैं अभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, ग्रंथि अभी स्टार्ट करेंगे। चो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हो गया? मिटाता हूं मैं, मिटा दूं? मिटा दो सर, लो मिटा दिया। अब बात करते हैं यहां पर, करूं या नहीं करूं बात? अरे सर कर लो, कर लेता हूं भाई तुमसे बात। 2-3 पॉइंट और है वो लिख देता हूं, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला जो पॉइंट है वो देखो, यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, क्या सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहिस्रावी बोल रहा हूं, क्या बहिस्रावी, याद रखना, लेवर, यकृत। कौन सी? यकृत। यदि क्वेश्चन आए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी यदि पूछा जाए तो कौन सी है? थायराइड। कौन सी? थायराइड। कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी बता देना कमेंट में लिख के। बता दूं? मैं ही बता देता हूं, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। मानव शरीर में, मानव शरीर में संग्रह होने वाला, संग्रह होने वाला, संग्रह होने वाला एकमात्र, एकमात्र हार्मोन कौन सा है? अभी ऊपर ही बोला था भाई,
थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन। अभी बात समझ में? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछेगा यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा थायराइड। और यदि पूछता है क्या, और यदि पूछता है क्या कि मानव शरीर में संग्रहित होने वाला एकमात्र हार्मोन, तो वो कौन सा है? थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। रॉकेट साइंस तो है नहीं, रट्टा मारना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है इसमें, जो है वो है, तुम चेंज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, मिटा देता हूं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस कहलाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और यदि बात करें मास्टर ग्लैंड की, तो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी जिसको बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि को। बात आ रही है समझ में? अन्य नाम की यदि मैं बात करूं पीयूष ग्रंथि के ही, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि इसको कहेंगे। पीयूष ग्रंथि का ही अन्य नाम है मास्टर ग्रंथि। इसको और क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा का लीडर। हाँ, और क्या बोलेंगे? सुप्रीम ऑफ सुप्रीम ऑफ सुप्रीम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, और सबसे सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन सी है? वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। बात आ रही है समझ में? यदि पीयूष ग्रंथि के स्थान की यदि बात की जाए कि पीयूष ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो पीयूष ग्रंथि जो है वो हाइपोथैलेमस, क्या? हाइपोथैलेमस के शिलाटर्सिका गुहा में स्थित होती है। बात करूं मैं तो हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलर हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलर व्रंत द्वारा जुड़ी रहती है। क्या क्या जुड़ी रहती है? पीयूष ग्रंथि। याद रखना है। स्थान कहाँ है? हाइपोथैलेमस के शिलाटर्सिका गुहा में स्थित होती है। हाइपोथैलेमस से ही इनफंडिबुलर ग्रंथ द्वारा जो है आपस में जुड़ी होती है। इसके बारे में याद रखना है, पीयूष ग्रंथि के बारे में। यदि मैं इसके आकार की बात करूं, पीयूष ग्रंथि का जो आकार है वो कैसा होता है, तो वो आपको याद रखना है मटर के दाने के समान। किसके समान? मटर के दाने के समान इसका क्या होता है? आकार होता है। और यदि मैं इसके रंग की यदि बात करूं, तो इसका जो रंग है, चलिए रंग मैं यहीं पर लिख देता हूं। इसका जो रंग है वो या तो लाल होगा ऑप्शन में, या फिर गुलाबी होगा। ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है, जो हो ऑप्शन में वही आपको टिक करना है।
दोनों कभी नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना। यदि मैं वजन की बात करूं पीयूष ग्रंथि के, तो महिलाओं में इसका वजन जो है, वो महिलाएं जो हैं उनमें इसका वजन जो है वो 0.6 से 0.7 ग्राम होता है, ठीक है। और यदि मैं पुरुषों में यदि इसके वजन की बात करूं तो क्या होता है, कम होता है थोड़ा। कितना कम होता है, 0.5 से 0.6 ग्राम। बात आ रही समझ में, इतना होता है इसका वजन। यदि मैं बात करूं पीयूष ग्रंथि के, यदि मैं व्यास की बात करूं, क्या पीयूष ग्रंथि के यदि मैं व्यास की बात करूं तो इसका व्यास जो है वो लगभग में होता है, लगभग 1.3 सेंटीमीटर के समथिंग इसका क्या होता है, व्यास होता है। किसका, पीयूष ग्रंथि का। याद क्या करना है, मास्टर ग्रंथि, ऑर्केस्ट्रा का लीडर, सुप्रीम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं। ये सब इसके क्या है, अन्य नाम है। स्थान हाइपोथैलेमस के सिला टर्सिका गुहा में स्थित होती है, ये आपको याद रखना है। हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलर ग्रंथि द्वारा जो है जुड़ी होती है। आकार मटर के दाने के समान होता है, रंग लाल या गुलाबी होता है। वजन की यदि मैं यहाँ पर बात करूंगा तो महिलाओं में 0.6 से 0.7 ग्राम होता है। पुरुषों में यदि मैं बात करूं तो 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। बात आ रही समझ में। व्यास की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो लगभग 1.3 सेंटीमीटर के समथिंग इसका क्या होता है, व्यास होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मिटाऊंगा मैं इसको आगे। अभी हम पीयूष ग्रंथि की संरचना पढ़ेंगे इसमें, और जो है उसके जो भाग है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देन उसके बाद हार्मोन्स। समझ में आ रहा होगा आपको, एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में क्वेश्चन खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो आएगा इसी में से एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, सारा कुछ बताऊंगा पीयूष ग्रंथि के बारे में। लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी होगी एक बार, ऐसा नहीं शुरू में 10 मिनट देखी और कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो मिटाऊं मैं इसको यहाँ पर, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अब बात मैं करूंगा यहाँ पर, एक साइड में मैं आपको पीयूष ग्रंथि की जो है स्ट्रक्चर बना देता हूं। संरचना यदि देखोगे आप पीयूष ग्रंथि की संरचना, स्ट्रक्चर देखिए भाई, ठीक है। तुम मत गाने लग जाना, ठीक है। नवरात्रे खत्म हो गए, अब क्या चलेगा। अब बैठो घर पे, दिवाली आएगी, फटाके फूटेंगे। देखो भाई स्ट्रक्चर में क्या है, होता क्या है, देखो भाई, ये जो हिस्सा होता है पीयूष ग्रंथि का, कौन सा वाला, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। बात आ रही है, बात समझ में। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, इनफंडिबुलर। क्या, इनफंडिबुलर। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है। ये वाला जो भाग है वो कहलाता है अग्रपाली। क्या, ऊपर लिख देता हूं, नहीं दिख रहा हो। ये वाला जो भाग है वो कहलाता है अग्रपाली। क्या, अग्रपाली, ठीक है। जो कि जो है पीयूष ग्रंथि के 3/4 भाग का क्या करता है, निर्माण करता है। ये वाला जो भाग है 1/4 भाग का निर्माण करेगा, और ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, पश्चपाली। क्या कहलाएगा, पश्चपाली,
यदि मैं बोलूं मध्यपाली की बात बोलूं तो ये क्या है, मिडिल लोब। क्या, मध्यपाली। बात आ गई समझ में? अग्रपाली, पश्चपाली, मध्यपाली। यदि मैं पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली वाले यदि इस हिस्से की बात करूं, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है पार्स ट्यूबरोल ट्यूबर ट्यूबरोलिस। ठीक है, यदि मैं इस वाले भाग की बात करूं तो पार्स डिस्टेलिस। क्या, पार्स डिस्टेलिस। और यदि मैं इस वाले भाग की बात करूं तो पार्स इंटरमीडियस। क्या, पार्स इंटरमीडियस कहलाता है ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग क्या है, पश्चपाली। क्या है, पश्चपाली। यहीं पर जो है ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है पीयूष ग्रंथ। क्या कहलाता है, पीयूष ग्रंथ जिसको कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको यदि क्लासिफिकेशन किया जाए पीयूष ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का यदि मैं क्लासिफिकेशन करूं आपके सामने, तो मुख्य रूप से इसके कितने भाग हो गए, 2 भाग, जिसको कहेंगे हम अग्रपाली और पश्चपाली। पश्चपाली, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। बात आ रही है समझ में? अग्रपाली और पश्चपाली, इसके कितने भाग हुए, 3 भाग। कितने, 3 भाग। ठीक है, पार्स ट्यूबरोलिस है ना, पार्स इंटरमीडियस। ठीक है, और अगला जो था वो क्या था, पार्स डिस्टेलिस। क्या, डिस्टेलिस। बात आ रही है समझ में? 3 भाग। ये अग्रपाली वाला भाग है जो कि 3/4 हिस्सा बनाता है, जो कि पार्स ट्यूबरोलिस, पार्स इंटरमीडियस और पार्स डिस्टेलिस, 3 भागों में बटा होता है। ये वाला भाग है जो पश्चपाली है, जो कि 1/4 हिस्से का निर्माण करता है, जो कि 3 भागों में बटा होता है। पार्स नर्वोसा, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, पार्स नर्वोसा कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा, पार्स नर्वोसा ये कहलाएगा। ये मध्य एमिनेंस और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, पुष्प पीयूष ग्रंथ जो कहलाएगा वो क्या है, ये वाला हिस्सा है। तो पीयूष ग्रंथि का जो है ये क्लासिफिकेशन है अग्रपाली और पश्चपाली में, पार्स ट्यूबरोलिस, पार्स इंटरमीडियस और पार्स डिस्टेलिस। इसको आगे 3 भागों में बांटा गया है, इसको भी लिख देता हूं। पश्चपाली के जो है कितने भाग किए गए, पश्चपाली के जो भाग किए गए वो कितने किए गए, 3 पश्चपाली। और इस पश्चपाली के जो भाग किए गए वो कितने, 3। ठीक है, इनको मैं यहां पर लिख रहा हूं, बाद में ये नहीं कहोगे आप कि बताया नहीं। पार्स नर्वोसा, मध्य एमिनेंस, मध्य एमिनेंस, और ये वाला जो भाग है वो कहलाएगा पीयूष ग्रंथ। क्या, पीयूष ग्रंथ जो कहलाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये जो है पीयूष ग्रंथि के बारे में है, आ गया होगा आपको समझ में। अग्रपाली पश्चपाली 2 भागों में बांटा, अग्रपाली 3 भागों में बांटी हुई है, पार्स ट्यूबरोलिस, इंटरमीडियस, पार्स डिस्टेलिस। जबकि पश्चपाली भी 3 भागों में बटी हुई है, पार्स नर्वोसा, मध्य एमिनेंस और पीयूष ग्रंथ। अब बात करेंगे यहाँ पर हम पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं, इन हार्मोनों के बारे में अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मैं मिटा रहा हूं उसको।
ये पीयूष ग्रंथि की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, उन हार्मोनों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, आराम से समझना है आपको, एग्जाम के पर्पज से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात आ रही है ना समझ में? एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सबसे छोटी ग्रंथि है लेकिन बड़ा धमाका है इसका, मतलब बहुत सारे हार्मोन जो है रिलीज करती है। समझ में आ रहा है ना? मैं यहां पर लिख रहा हूं अग्रपाली। क्या लिख रहा हूं? अग्रपाली। ये मध्यपाली, ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं पश्चपाली। पश्चपाली। पश्चपाली से जितने हार्मोन स्रावित होंगे वो हैं 2, ठीक है। मध्यपाली से हार्मोन जो स्रावित होगा वो है 1, ठीक है। देखते हैं अग्रपाली। अग्रपाली जो है वो किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है अग्रपाली? अभी पढ़ा था ना हमने। अग्रपाली जो है, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, जो कि पीयूष ग्रंथि का ही एक हिस्सा है। इसमें हम पहला जो हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं वो हार्मोन है जीएच या एसटीएच, जिसको वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। बात आ रही समझ में? ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। वृद्धि हार्मोन, ये जो हार्मोन है, वृद्धि जो हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन जो है ये हमारे शरीर की पेशियों, मांसपेशियों, हड्डियों को जो है ग्रोथ प्रदान करता है। अर्थात वृद्धि हार्मोन पर ही डिपेंड करता है कि हमारी जो पेशियां हैं, मांसपेशियां जो हैं, या हमारी जो हड्डियां हैं, वो किस प्रकार से वृद्धि कर रही हैं। वृद्धि हार्मोन की यदि बात करें तो ये हमारे ऊतकों को क्षय होने से बचाता है। मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं, ठीक है। वृद्धि हार्मोन के कार्य: पेशियों, हड्डियों को वृद्धि प्रदान करता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन है ना। ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। बात आ रही समझ में? कौन? वृद्धि हार्मोन, ठीक है। यही है जो हार्मोन है वो वृद्धि हार्मोनी जो है, ये वृद्धि हार्मोनी हमारे शरीर में जो है यूरिया निर्माण को प्रेरित करता है। वृद्धि हार्मोन यूरिया निर्माण को प्रेरित करता है। यदि मैं यहीं पर बात करूं, वृद्धि हार्मोन जो है, ये वृद्धि हार्मोन एमिनो एसिड को, ये वृद्धि हार्मोन जो है एमिनो एसिड को, अमीनो अम्लों को ग्लूकोज में चेंज करता है, और ग्लूकोज को जो है, ग्लूकोज को यही हार्मोन जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? ग्लाइकोजन में। तो ये वृद्धि हार्मोन के क्या है? कार्य हैं। पेशियों, हड्डियों को वृद्धि प्रदान करेगा, ऊतकों को नष्ट होने से बचाएगा, यूरिया निर्माण को प्रेरित करेगा, एमिनो एसिड को जो है ग्लूकोज में चेंज करेगा, और ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का जो कार्य है वो कौन करेगा? वृद्धि हार्मोन। कौन? वृद्धि हार्मोन। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं वृद्धि हार्मोन के बारे में। तो वृद्धि हार्मोन की कमी से जो है अनेक प्रकार के रोग होते हैं। किसकी कमी से? वृद्धि हार्मोन की कमी से ही रोग होते हैं।
तो उन रोगों के बारे में यहां पर बात करेंगे। वृद्धि हार्मोन की कमी से रोग, वृद्धि हार्मोन की कमी से जो रोग होते हैं उन रोगों की यहां पर बात करता हूं। तो पहला जो रोग है वो क्या होगा? बौनापन। क्या? बौनापन। वृद्धि हार्मोन की कमी से जो रोग होगा वो कौन सा है? बौनापन। यदि ग्रोथ हार्मोन जो है यदि इसकी कमी रह जाती है तो व्यक्ति जो है सामान्य लंबाई से कम लंबाई प्राप्त करता है, अर्थात बौना रह जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी लंबाई कम होती है और प्राय ऐसे जो व्यक्ति हैं ये बौने व बांझ होते हैं। कैसे होते हैं? बौने व बांझ होते हैं। लेकिन बुद्धि इनमें यदि बात की जाएगी तो सामान्य बुद्धि इनमें पाई जाती है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? मीजेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीजेट्स। इन लोगों को क्या कहा जाता है? मीजेट्स कहा जाता है, जो प्राय कैसे होते हैं? बौने होते हैं। कैसे होते हैं? बौने लोगों को क्या कहा जाता है? मीजेट्स कहा जाता है। बात आ रही है ना समझ में? अगला जो रोग है इसी से वृद्धि हार्मोन, ये तो वृद्धि हार्मोन की कमी से होने वाला था। वृद्धि हार्मोन की यदि अधिकता हो जाए, वृद्धि हार्मोन जो है इसकी अधिकता हो जाए तो वृद्धि हार्मोन की अधिकता से जो है, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से जो है यदि इसकी बाल्यावस्था में वृद्धि होने पर, बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन के अधिक स्रावन से, बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन के अधिक स्रावन से जो है एक व्यक्ति की जो लंबाई है वो 7 से 8 फीट तक हो सकती है। क्या? बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन के अधिक स्रावन से लंबाई कितनी हो सकती है? 7 से 8 फीट तक। क्या? 7 से 8 फीट तक। यदि यही वृद्धि हार्मोन वयस्कावस्था में प्रभावी हो जाता है, वयस्कावस्था में वृद्धि हार्मोन स्रावित होने पर, वयस्कावस्था में वृद्धि हार्मोन स्रावित होने पर क्या होता है? वयस्कावस्था में यदि वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित हो जाता है तो चेहरे की अस्थि, हाथ पैर की अस्थि, चेहरे की अस्थि, हाथ पैर की अस्थि बहुत बड़ी हो जाती है, ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे व्यक्ति जो है वो दानवाकार दिखाई देता है। दानवाकार अर्थात उसका जो आकार है वो कुरूप हो जाता है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। किसकी अधिकता से? वृद्धि हार्मोन की अधिकता से। समझ में आ रहा है? तो बौनापन होगा, यदि कम मात्रा में यदि श्रावण हुआ है तो बौनापन होगा, अर्थात जो है व्यक्ति जो है सामान्य लंबाई भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे बच्चे बौने होते हैं जिनको मिजेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजेट्स कहते हैं। सामान्य बुद्धि होगी लेकिन बौने व बांझ भी हो सकते हैं। बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित हो जाए तो 7 से 8 फीट तक की लंबाई प्राप्त की जा सकती है, और यदि ये वयस्कावस्था में वृद्धि हार्मोन ज्यादा प्रभावी हो जाता है तो चेहरे की अस्थि व हाथ पैर की अस्थियां जो है चौड़ी होने की बजाय लंबी ज्यादा हो जाती हैं और व्यक्ति जो है दानवाकार जैसा हमें दिखाई देता है। तो ये वृद्धि हार्मोन की जो कमी है उस कमी से होने वाले रोग थे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाला जो है इसको हम एक्रोमेगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगली, जिसको हम बोलते हैं एक्रोमेगली। ठीक है? दानवाकार आकार हो जाना। ठीक है? इसको हम एक्रोमेगली बोलते हैं। ठीक है, मैं मिटाता हूं। ये हमारा एक हार्मोन हुआ वृद्धि हार्मोन। अगला जो हार्मोन है उस हार्मोन के
जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और वो हार्मोन है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। कौन सा? थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड थायराइड उत्तेजक थायराइड उत्तेजक हार्मोन, जिसको हम TSH भी बोल सकते हैं। क्या? TSH। ये जो हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से कार्य की यदि बात करेंगे इसकी, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निर्माण को प्रेरित करता है। किसको? थायरॉक्सिन निर्माण को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? TSH हार्मोन। बात आ गई समझ में? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन को निर्माण को प्रेरित जो करेगा वो कौन सा होगा? थायराइड उत्तेजक हार्मोन, जिसको TSH भी बोला जाएगा। ठीक है। अगला जो हार्मोन है वो है ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है ACTH जो हार्मोन है वो हमारे अधिवृक्क जो है उस अधिवृक्क के कॉर्टेक्स से, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये जो हार्मोन है वो हमारे अधिवृक्क के कॉर्टेक्स से निर्मित होने वाले हार्मोन को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन? ACTH हार्मोन हमारा जो अधिवृक्क है या वृक्क है उसके कॉर्टेक्स भाग से जो हार्मोन का निर्माण होगा, उन हार्मोनों को उत्तेजित करने का कार्य कौन करेगा? ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये कार्य करेगा। अगले जिस हार्मोन की बात मैं यहां पर करने जा रहा हूं वो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम GH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GTH बोल सकते हैं। क्या? GTH। ठीक है। GH से तो ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जिसको हम बोल सकते हैं। ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, गोनेड्स का मतलब होता है वृषण और अंडाशय, जो कि वृषण जो है नर और अंडाशय जो है वो मादा, अर्थात नर व मादा जो है वृषण और अंडाशय जो है उनके निर्माण को प्रेरित जो करेगा वो कौन सा होगा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। क्या? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये मादा में एस्ट्रोजन निर्माण को प्रेरित करता है। FSH हार्मोन जो है मादा में एस्ट्रोजन निर्माण को जो है प्रेरित करता है। पुरुषों में शुक्र जनन नलिका व शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है।
वह शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मादा में एस्ट्रोजन निर्माण को प्रेरित करेगा, पुरुषों में जो है शुक्रजन नलिका या शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करने का जो कार्य करेगा वो कौन सा हार्मोन होगा? एफएसएच हार्मोन होगा। कौन सा? एफएसएच हार्मोन। और अगला जो है इसी का जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का ही रूप है अगला, वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है नर की वृषण में, क्या? नर के वृषण में जो लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं जो हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देख तो रहा ना यहां पर। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये नर में वृषण की, नर में वृषण की लीडिंग या अंतराली कोशिका द्वारा, अंतराली, चलो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं, दिख नहीं रहा हो तो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में ऊपर लिख रहा हूं मैं साइड में, इसको मिटा देता हूं तब तक। ये देखो, ये हमने यहां पर क्या पढ़ा है? एफएसएच। इसी का अगला है बी वाला जो पॉइंट है उसको हम पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है अगला? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या कार्य करेगा? नर में वृषण जो है, नर में वृषण जो है, उस वृषण में, नर में वृषण की लीडिंग या अंतराली कोशिका द्वारा, अंतराली कोशिका द्वारा एंड्रोजन हार्मोन स्रावित किया जाता है। क्या? एंड्रोजन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, और मादाओं में यही जो हार्मोन है वो कार्पस लूटियम से, कार्पस ल्यूटियम की कोशिका से, क्या? कार्पस ल्यूटियम की कोशिका से प्रोजेस्टेरॉन, क्या? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। बात आ रही है समझ में? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक जो हार्मोन है वो मादा में एस्ट्रोजन निर्माण को प्रेरित करेगा, और पुरुषों में जो है शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करने का कार्य करता है। जबकि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है वो नर में वृषण की लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावन को प्रेरित करेगा, और कार्पस ल्यूटियम की कोशिकाओं के द्वारा जो है मादा में कार्पस ल्यूटियम की जो कोशिका हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्रावन किया जाता है। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे थे। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब अगले जिस हार्मोन की मैं यहां पर बात करने वाला हूं, अगला जो हार्मोन है वो हार्मोन है लैक्टोजेनिक हार्मोन। कौन सा? लैक्टोजेनिक हार्मोन। पांचवा हार्मोन है हमारा लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन
लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो मादाओं में, लैक्टोजेनिक जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है मादाओं में, मादा में गर्भावस्था के दौरान, लैक्टोजेनिक जो हार्मोन है मादा में गर्भावस्था के दौरान स्तनों में वृद्धि, लैक्टोजेनिक हार्मोन मादा में गर्भावस्था के दौरान जो है स्तनों में वृद्धि तथा प्रसव के पश्चात दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है। किसको? दुग्ध के निर्माण को, दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है। बात आ रही है समझ में? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस हार्मोन में से, मादा में गर्भावस्था के दौरान स्तनों में वृद्धि और प्रसव के पश्चात जो है दुग्ध निर्माण को ये जो हार्मोन है वो क्या करता है? प्रेरित करता है। ये आपको याद रखना है, लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है, इसलिए इसको दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्धजनक हार्मोन भी इसको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया है दुग्धजनक हार्मोन कौन सा है, तो दुग्धजनक हार्मोन जो है वो लैक्टोजेनिक हार्मोन को ही बोला जाता है। किसको? लैक्टोजेनिक हार्मोन को ही दुग्धजनक हार्मोन बोला जाता है। अगला जो हार्मोन है उस हार्मोन की हम यहां पर बात करेंगे। अगला जो हार्मोन है वो हार्मोन है मेलेनोइक हार्मोन। कौन सा? मेलेनोइक हार्मोन। मेलेनोइक हार्मोन नाम से पता चल रहा होगा। मेलेनोइक जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है वो हमारे मध्यपाली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये तो हमारे किसके हार्मोन हो गए? लैक्टोजेनिक हार्मोन हो गया हमारा। तो ये जितने भी हार्मोन थे वो किसके अंतर्गत थे? हमारे अग्रपाली के भाग की तरफ थे ये वाले जो हार्मोन है। और अगला जो हार्मोन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर वो कौन सा है? मेलेनोइक हार्मोन। कौन सा? मेलेनोइक हार्मोन। और ये जो मेलेनोइक हार्मोन है, ये मेलेनोइक हार्मोन जो है किसका हिस्सा है? मध्यपाली का, मिडिल लोब का। इसके अंतर्गत एक ही हार्मोन है और यह है मेलेनोइक हार्मोन। कौन सा? मेलेनोइक हार्मोन। कौन सा? मेलेनोइक हार्मोन, जो कि मेलेनिन वर्णक से संबंधित है, अर्थात हमारी जो त्वचा का रंग है वो यही निर्धारित करेगा, ये हार्मोन जो है। अब ये हार्मोन कार्य क्या करता है? ये हार्मोन जो है हमारे जो शरीर में रंगा कोशिकाएं हैं, क्या रंगा कोशिकाओं में मेलेनिन कणों को स्रावित करता है, जिससे क्या होता है? त्वचा का जो रंग है, जिससे त्वचा का जो रंग है का रंग गहरा होता है। कैसा होता है? जिससे त्वचा का रंग क्या होता है? गहरा होता है। ठीक है, किसके कारण? मेलेनोइक हार्मोन के कारण। हमारी जो त्वचा है, इस पर, त्वचा पर हमारे पर जो तिल बनते हैं या चकने जो बनते हैं, ये चकने किसके कारण बनते हैं? इसी हार्मोन के कारण बनते हैं। हार्मोन के कारण बनते हैं। याद रखना कौन सा हार्मोन है। यदि त्वचा पर तिल या चकने बन रहे हैं तो वो हार्मोन कौन सा है? मेलेनोइक हार्मोन। शरीर में जो रंगक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन रंगक कोशिकाओं में जो है मेलेनिन कणों को स्रावित कर दिया जाता है और त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? गहरा हो जाता है। तो मेलेनोइक हार्मोन जो है वो मिडिल लोब के द्वारा स्रावित किया जाता है। यहां से ये आपको याद रखना है। कई बार जो पूछ लिया जाता है कि मध्यपाली से स्रावित होने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है, तो वो है मेलेनोइक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेनोइक हार्मोन। आगे समझ में बात करते हैं
पश्चपाली के हार्मोनों की, किसकी? पश्चपाली के हार्मोनों की हम यहाँ पर बात करते हैं। पश्चपाली जिसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या? न्यूरोहाइपोफाइसिस। और पश्चपाली जो है, इस पश्चपाली के द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिसमें एक तो है वेसिप्रेसिन, जिसको एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्या? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी जिसको बोला जाता है। और अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। यदि हम यहाँ पर बात करें वेसिप्रेसिन या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो ये जो हार्मोन है, वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन जो है, इस हार्मोन की वजह से जो है, ये जो हार्मोन है हमारे मूत्र में से जल के पुनः अवशोषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? लिख देता हूं मैं यहां पर, मूत्र से जल के पुनः अवशोषण का कार्य करता है। पुनः अवशोषण का कार्य यही हार्मोन करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अर्थात मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है? कम करता है, जिससे कि शरीर से जो है कम मात्रा में जो है जल का स्रावन हो। मूत्र से जल के पुनः अवशोषण का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। क्या? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, बात आई समझ में? यदि इस हार्मोन की शरीर में क्या क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? यदि इस हार्मोन की शरीर में कमी हो जाती है, तो इस हार्मोन की कमी से होगा क्या कि मूत्र में जल का अधिक मात्रा में स्रावन होगा। इसको क्या कहते हैं? मूत्रलता कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रलता कहते हैं। अर्थात व्यक्ति जो है बार बार टॉयलेट जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि मूत्र में जो है जल की मात्रा ज्यादा है, मूत्र में जल की मात्रा बढ़ेगी, शरीर में जो है रक्त का संग्रह होगा। ठीक है, यूरिया कम मात्रा में निकलेगा, तो मूत्र में जो है जल की अधिक मात्रा में स्रावन होगा, तो इसको क्या कहते हैं? हम मूत्रलता कहते हैं। ठीक है, तो मूत्र में जो है जल का अधिक मात्रा में स्रावन होगा, तो इससे क्या होता है? व्यक्ति जो है बार बार टॉयलेट जाता है, अर्थात ये स्रावन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे, मूत्र में जल का अधिक मात्रा में स्रावन होगा तो इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं जब जो है मूत्र में जल का जो है अधिक मात्रा में स्रावन होने लग जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस इसको बोला जाता है। ये किसके कार्य है? वेसोप्रेसिन या एंटी डाईयूरेटिक जो हार्मोन है, इसके ये कार्य हैं। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, दो कार्य हैं। मूत्र से जो है जल के पुनः अवशोषण का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन की जो कमी है उससे क्या होगा? जल जो है अधिक मात्रा में आएगा मूत्र में, तो इसको हम क्या कहेंगे? मूत्रलता कहेंगे। और जब मूत्र से जो है जल का अधिक मात्रा में स्रावन होता है, तो इसको क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अगला जो हार्मोन है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कार्य करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है प्रसव के समय
गर्भावस्था की प्रसव के समय गर्भावस्था की पेशियों में संकुचन प्रारंभ करता है। क्या? संकुचन प्रारंभ करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रसव के समय गर्भावस्था की पेशियों में संकुचन को प्रारंभ करता है। इसी संकोचन की वजह से क्या उत्पन्न होती है? प्रसव पीड़ा। क्या? प्रसव पीड़ा। इसी संकोचन की वजह से क्या होती है? प्रसव पीड़ा होती है और एक शिशु का क्या होता है? जन्म होता है। और बाद में जो है इन पेशियों को संकुचित करेगा और सामान्य करने का कार्य भी कौन सा कार्य करेगा? कौन सा हार्मोन करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगा। बात आ रही है समझ में? ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कार्य करता है? गर्भावस्था में जो है, प्रसव के समय जो है, गर्भावस्था में जो है, प्रसव के समय जो है पेशियों में संकुचन का कार्य करता है। क्या? पेशियों में संकुचन का कार्य जो करेगा, फेलोपियन ट्यूब में जो है पेशियों में संकुचन का कार्य जो करेगा वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसी का यदि एक और कार्य यदि देखा जाए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही, तो प्रसव के पश्चात जो है, ऊपर लिख देता हूं मैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही प्रसव के पश्चात, ऑक्सीटोसिन का ही कार्य लिख रहा हूं मैं यहां पर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव के पश्चात दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है। किसको? दुग्ध स्रावन को, दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है। मैंने क्या बोला? दुग्ध निर्माण की यदि बात आएगी तो लैक्टोजेनिक हार्मोन है, और दुग्ध स्रावन की यदि बात आएगी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कई बार दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछ रहा होता है कि दुग्ध निर्माण कौन सा हार्मोन करता है, हम ऑक्सीटोसिन करके जाते हैं। लेकिन क्या है, दुग्ध निर्माण को नहीं, दुग्ध का जो स्रावन है उस स्रावन को जो प्रेरित करेगा वो कौन है? ऑक्सीटोसिन। और दुग्ध के निर्माण की यदि बात आएगी तो वो है लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टो मतलब लैक्टस, लैक्टस मतलब दूध। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है वो दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है, जबकि दुग्ध के स्रावन को प्रेरित कौन करेगा? वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो गर्भाशय की जो पेशियां हैं उनमें, गर्भाशय की जो पेशियां हैं उन गर्भाशय की पेशियों में संकुचन का कार्य जो करेगा वो कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों में संकुचन का जो कार्य करेगा वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये जो है आज हमने पीयूष ग्रंथि के जितने भी हार्मोन है उन हार्मोनों के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। सभी हार्मोनों को याद रखना अनिवार्य रूप से जरूरी है, क्योंकि कई बार जो है इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने बोला ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कई बार जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तक की एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसलिए धीरे धीरे हम सभी जो ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनसे संबंधित जितने भी हार्मोन है सबके बारे में अध्ययन करेंगे। आप रेगुलर रूप से जो है इस क्लासों को जो है देखते चलिए। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं आपके शेयर करने से किसी दूसरे इंसान को भी ये क्लास का फायदा मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ग्रंथि के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।